Electricity and Magnetism course, lecture number 47. So I'm Dr. Parvez Ahmed. In this particular lecture, we will discuss about RL circuit, or that we can also call the resistive and inductive circuit. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. तो पहले हम बात करेंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस के बारे में, जो कि रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट है हमारे पास, उसके बारे में जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो ए सर्किट एलिमेंट दैट हैज़ अ लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इन इंडक्टर्स. ठीक है, एक सर्किट एलिमेंट जिसमें हम कहते हैं कि एक लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंडक्टर कहते हैं. ठीक है, इंडक्टर के लिए जो सैम्बल है दैट इज़ गिवन बाय दिस. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये इंडक्टेंस की सिंबल है. जब भी आप कहीं ये वाला सिंबल देखें सर्किट में, सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इंडक्टर्स. ठीक है, so we assume the self inductance of the rest of the circuit is negligible compared to the inductors. सो बी रिमेंबर कि जब भी हमारे पास किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ हो और आप यहाँ पर ये साइन देखें, तो आप इज्यूम करेंगे कि उस इंडक्टर्स उसी सर्किट के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर्स. मतलब इस सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ हो तो उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा. और अगर उसके मुकाबले में आप सेल्फ इंडक्टेंस उसी सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस को कंसिडर करें, सो उस सर्किट्स की जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी दैट विल बी नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द इंडक्टर्स. ठीक है, however even without a coil a circuit will have some self inductance. ठीक है, लेकिन आप ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर किसी सर्किट में कॉयल ना भी हो तो तब भी उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी. ठीक है, सो एफ ए कॉमन इंडक्टर इन ए सर्किट. अब इंडक्टर का एक सर्किट पे क्या असरात होते हैं या क्या असर होता है. सो द इंडक्टेंस रिजल्ट्स एंड बैक ईएमएफ. ठीक है, जब भी हमारे पास एक सर्किट में इंडक्टर लगा होता है, सो बी रिमेंबर उसका जो इंडक्टेंस होता है इट रिजल्ट्स एंड बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ. इस काउंटर ईएमएफ को हमने डिस्कस किया था कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी ऑलवेज नीड दैट इन अ सर्किट. ठीक है, so therefore the inductor in a circuit opposes change in current and that circuit. ठीक है, यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो इंडक्टर है एक सर्किट में जब ये लगा होता है तो ये चेंज को अपोज करता है. चेंज किस चीज़ में, चेंज करंट में. अगर इसी सर्किट में जो करंट में चेंज आता है तो ये इंडक्टर का काम होता है कि ये उसी चेंज को क्या करता है, उसी चेंज को अपोज करता है. मतलब ये मेक श्योर करता है कि सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो करे. तो सर्किट में जब भी कोई करंट में कोई चेंज आती है तो इंडक्टर उसी चेंज को क्या करती है, उसी चेंज को अपोज करती है. ठीक है, what it mean that the inductor attempt to keep the current the same way it was before the change occur. ठीक है, मतलब यह है कि सैम्पल वर्ड्स में इंडक्टर कोशिश करता है कि एक स्टेडी करंट को फ्लो करे थ्रू द सर्किट. ठीक है, इस वजह से वो जो करंट में जो चेंज आती है उस चेंज को ये अपोज करता है. ठीक है, सो द इंडक्टर कैन कॉज द सर्किट टू बी स्लगिश as it react to change in the voltage. ठीक है, so let's suppose we have RL circuit and you want to analyze that. ठीक है, आपके पास एक RL सर्किट है और आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं. So be remember we have a typical RL circuit as the ones as you can see it here in this particular figure. एक typical जो RL सर्किट है वो जिस तरह के आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक typical RL सर्किट है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसके मुख्तलिफ पार्ट है. यहाँ पर एक इंडक्टर लगा होता है, इधर ये रजिस्टर है. ठीक है, यहाँ पर हमने ये ईएमएफ सोर्स है, बैटरी है. ठीक है, यहाँ पर हमने दो कीज़ लगाए, दैट इज़ डिनोटेड बाय S1 और ये दूसरी की है दैट इज़ डिनोटेड बाय S2. ठीक है, so when switch S1 is thrown close, so the current increases and an EMF that opposes the increasing current is induced in the inductors. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशंस है.
ठीक है, कि जब हम इस की को क्लोज करते हैं, सो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। ठीक है, और इसी इंक्रीज की वजह से हम कहते हैं कि सर्किट में ईएमएफ जनरेट होती है, और ये ईएमएफ जब जनरेट होती है तो ये क्या करती है, जो इंक्रीजिंग करंट है वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। दूसरी हमारे पास ये दूसरी की है। सो जब हम इसको क्लोज करते हैं, व्हेन द स्विच इज टू इज थ्रोन टू द पोजीशन बी, द बैटरी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सर्किट। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को इधर से पॉइंट ए से डिस्कनेक्ट करके पॉइंट बी पे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सर्किट को क्या किया है, सर्किट को हमने यहाँ पर बैटरी से अलहदा कर दिया है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि हमारे पास करंट वो डिक्रीज होगा। अब इसको हम दोनों सिचुएशन को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इन आर एल सर्किट्स कंटेन एन इंडक्टर एंड रेजिस्टर, जिस तरह हमने पहले बात की कि सैंपल आर एल सर्किट की सैंपल डिफिनीशन ये है कि उसके अंदर एक ये मुश्तमिल होता है एक रेजिस्टर पे और एक इंडक्टर पे। ठीक है, और इसमें हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो की होते हैं, S1 एंड S2। S2 जो है तो जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू ए, ये हमारे पास टर्मिनल है, इस ए टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, सो व्हेन स्विच S1, इसको हम स्विच भी कहते हैं, स्विच S1 स्विच S2। सो व्हेन स्विच S1 इज क्लोज, ये हमारे पास स्विच S1 है जो कि ओपन फॉर्म में है, जो अभी ओपन है। तो जब इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सो द करंट बिगेन टू फ्लो और बिगेन टू इंक्रीज। ये कि हमारे पास ओपन है, तो यहाँ पर बैटरी कोई ये मैप वो प्रोवाइड नहीं कर रही। जब हम इस S1 को क्लोज करते हैं टाइम टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से EMF जो है वो क्या हो, इसकी वजह से EMF की वजह से करंट वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, और करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि जो ही हमने स्विच क्लोज किया, सो टाइम की जो इंक्रीज है वो शुरू हो गई है, और इसी टाइम पे हम कहते हैं कि बैक ईएमएफ इज इंड्यूस इन द इंडक्टर दैट अपोजेस द ओरिजिनल इंक्रीजिंग करंट। ठीक है, कि जिस तरह हम कहते हैं कि करंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, तो उसके साथ ही एक बैक ईएमएफ वो जनरेट शुरू हो जाती है, और बैक ईएमएफ जो है इंडक्टर के अंदर वो क्या करती है, जो ओरिजिनल करंट में इंक्रीज है उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको मतलब उसकी जो इंक्रीज है उसको अफोर्स करती है। बैक ईएमएफ का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, रोल क्या होता है, इसका जो रोल है कि वो जो करंट में जो ओरिजिनल करंट है उसमें जो इंक्रीज है उसको ये अफोर्स करता है, उसको ये क्या करता है, उसको ये रोकता है। ठीक है, सो फिर क्या होता है कि अप्लाइंग द कैर्चअप लूप रूल टू द प्रीवियस सर्किट, और यू कैन आल्सो विजुलाइज इस हेयर, हम इसको यहाँ पर भी पेश कर चुके हैं। सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव, सो इसी सर्किट पे अगर हम क्या करें, कैर्चअप लूप रूल अप्लाई करें, सो वी विल गेट द रिलेशंस। ठीक है, हमारे पास ये एक रिलेशन आएगा कि EMF माइनस IR माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि ये हमारे पास रिलेशंस है, मतलब किरचॉफ लूप रूल के मुताबिक हमारे पास जो EMF है, वोल्टेज और जो इंडक्टेंस है, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, कि मतलब तीन हमारे पास है, यहाँ पर तीनों की तीनों वोल्टेज को हम ऐड करते हैं कि वोल्टेज of the battery, ठीक है, across this resistor and across this conductors is given by these relations। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कहें कि लुकिंग एट द करंट वी फाइंड, यहाँ पर अगर करंट को हम देखें और इसी रिलेशंस को, इसी इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ द करंट, सो यू विल गेट, आपके पास जिस तरह आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स की है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, सो यू विल गेट दिस रिलेशन, दैट इज करंट इज इक्वल टू EMF divided by the resistance R into 1 minus RT divided by L, ये रिलेशन हमारे पास आएगा। So this basically show the value of the current in RL, in an RL circuit।
ठीक है, ये हमारे पास RL सर्किट में करंट के वैल्यू को शो करता है। ठीक है, सो द इंडक्टर इफेक्ट द करंट एक्सपोनेंशियली, मतलब ये जो रिलेशंस है ये वाली ये हमें क्या शो करता है, ये जो रिलेशंस है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इंडक्टर जो है ये करंट को एक्सपोनेंशियली इफेक्ट करता है। ठीक है, सो द करंट डज नॉट instantly increases to a final equilibrium value। इसका मतलब क्या है, ये जो मतलब रिलेशन है ये हमें ये भी शो करता है कि करंट जो है वो इंस्टेंटली एक्विलिब्रियम फाइनल एक्विलिब्रियम वैल्यू तक डायरेक्टली इंक्रीज नहीं हो जाता, बल्कि वो स्लोली उस वैल्यू तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, सो इफ देयर इज नो इंडक्टर्स, अगर हमारे पास इंडक्टर ना हो सर्किट में, so the exponential term goes to zero and the current would instantaneously reach its maximum value as expected। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सर्किट है, यही सर्किट है, और इस सर्किट में हम कहते हैं कि इंडक्टर हमारे पास ना हो, तो करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली आपसे मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब फिर ये टाइम नहीं लेगा, इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट विद नो टाइम इट वुड रीच टू इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, वो फाइनल वैल्यू की तरफ ये बढ़ेगा, विच कुड बी डेंजरस सम टाइम। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास एक टर्म होता है RL सर्किट में, जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, सो जो प्रीवियस वाला जो एक्सप्रेशन है फॉर द करंट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द टाइम कांस्टेंट दैट वी कॉल टा। ठीक है, ऑफ द सर्किट, इसको हम इन टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट्स में भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R इनटू 1 माइनस t exponential minus t over ta. So what is ta? Here ta is equal to L over R, that is the inductance divided by the resistance। ठीक है, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस के रेजिस्टेंस के दरम्यान जो रेशो है दैट वी कॉल द टाइम कांस्टेंट टा। सो फिजिकली जो ये टा है हमारे पास is the time required for the current to reach 63.2% of its maximum value। ठीक है, ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और फिजिकली हम कहते हैं कि टा हमारे पास क्या है, टा हमारे पास वो टाइम है जो हमें रिक्वायर होती है करंट के लिए, जो हम कहते हैं कि टाइम ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि करंट को चाहिए होता है कि क्या करे कि 63.2% आप इस मैक्सिमम वैल्यू वो इसको गेन करें। ठीक है, कि मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये इसकी मतलब वैल्यू है। ठीक है, सो फिजिकली टाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट, ठीक है, टू रीच 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब ये वही टाइम है जो 62.3% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में उसको लग जाती है। ठीक है, सो करंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रा करें ड्यूरिंग द चार्जिंग, सो यू विल सी दैट कि द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द करंट, जो करंट की जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है दैट इज EMF फॉर R, ठीक है, एज रीच एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू है जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू। ये कब रीच करेगी, व्हेन इट विल रीच व्हेन द टाइम, यहाँ पर देखें कि हमने यू और आर को या जो करंट है इसको प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, और हम कहते हैं जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है इट विल रीच व्हेन द टाइम टी रीचेस इन्फिनिटी, जब टाइम टी वो क्या करेगी इन्फिनिटी को रीच करेगी। और हम कहते हैं द करंट इनिशियली इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से आप लोग इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनिशियली करंट जो है वेरी रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें क्या है एक्सपोनेंशियल वो डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, सो द करंट व्हेन ग्रेजुअली अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम वैल्यू, इनिशियली हम कहते हैं यहाँ पर आप इसको देखें तो इनिशियली हम कहते हैं कि करंट मतलब बहुत तेज़ी के साथ रैपिडली वो क्या करता है इंक्रीज करता है, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली अब यहाँ पर क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ से आगे जो इंक्रीज है वो ग्रेजुअल हो जाता है, और ग्रेजुअली ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है उस तक पहुँचने की वो कोशिश करता रहता है। ठीक है। अच्छा, so the time rate of change of the current is a maximum at time t is equal to 0। ठीक है, जब हमारे पास टाइम क्या हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने क्या किया, अगेंस्ट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को प्लॉट किया है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दैट कि व्हेन वी हैव द टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास जो क्या है, जो रेट है दैट इज़ मैक्सिमम। रेट हमारे पास वो मैक्सिमम है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। और आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट्स फॉल्स एक्सपोनेंशियली एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। कि जब हम आप इसको देख रहे हैं कि टाइम जब इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, सो जो वैल्यू है डी बाई डी टी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट जो है वो क्या करता है, वो एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है जब हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक वो पहुंच जाती है। ठीक है, सो इन जर्नल हम लिख सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू ई एम एफ और एल एक्सपोनेंशियल माइनस टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि आरएल सर्किट को विदाउट बैटरी हम कैसे डील करते हैं। तो विदाउट बैटरी के लिए जिस तरह हमने पहले बात की कि हम सिंपली क्या करते हैं कि ये जो स्विच S2 है इसको यहाँ से पोजीशन ए से हटा के पोजीशन बी पे हम लगा लेते हैं। तो ये वाला जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और ये सर्किट हमारे पास सिर्फ ये राइट हैंड साइड पे जो सर्किट है वो अलहदा हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड जो बैटरी है उससे। ठीक है, so the circuit now contain just the right hand loop। ठीक है, so सिर्फ अगर स्विच को हम यहाँ पर बी के साथ अटैच करते हैं तो फिर ये वाला सर्किट सिर्फ हमारे पास ये क्लोज लूप के फॉर्म में वो बच जाता है, जबकि राइट लेफ्ट हैंड वाला वो बैटरी वाला ख़त्म हो जाता है क्योंकि बैटरी को हमने क्या किया हुआ है, बैटरी को हमने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, सो द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, अब जो करंट के लिए जो एक्सप्रेशन है इट विल बिकम लाइक दिस, आई इज इक्वल टू EMF divided by R exponential minus t small t over capital T, or that we can say that uh, current I exponential minus small t over capital T। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर करंट के लिए रिलेशन बच जाता है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.